क्योंकि उनको एक टास्क दिया था 1 पेज लिखने के लिए अराउंड 8 दिन तक वो नहीं लिखे वो लोग स्टोरी बना रहे थे उन्होंने बोला कि ऐसे ही निकाल दिया मॉड्यूल से लाए थे नहीं उसके लिए भी निकालने वाला मॉड्यूल नहीं लाए थे वो भी था और मेन तो ये था मेन तो टास्क था A particle is released at a distance x from the center of the earth. A particle is released at a distance x from the center of the earth as shown in the figure. Describe the motion of the particle. Describe the motion of the particle. And find its time period. Describe the motion of the particle and find its time period. अर्थ को हमने थोड़ा सा सेपरेट किया है. This is the center of the earth. एंड कंसीडर करो कि यहाँ पे एक पार्टिकल P है जिसका मास स्मॉल m है और जिसका डिस्टेंस सेंटर ऑफ द अर्थ से x है. ओके एंड वी आर गोइंग टू मीन क्या करने वाले पार्टिकल को रिलीज करें. सो क्वेश्चन के हिसाब से वो पूछ रहा है बताओ कि ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा और उसके बाद बोला है कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा. ये क्वेश्चन. ओके नाउ सबसे पहला पार्टिकल है ना अर्थ के अंदर है यस और पार्टिकल को जब मैं रिलीज करूंगा तो कॉमन सेंस ये बोला है कि पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ट्रैवल करेगा ड्यू टू द अट्रैक्शन. परफेक्ट. तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है एंड दैट इज ग्रेविटी. परफेक्ट. नाउ जब ग्रेविटी लगेगा तो मुझे उसको ऐसा लिखना पड़ेगा कि फोर्स ऑन द पार्टिकल मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू इंटेंसिटी. अब तो सबको पता है कि इट्स लाइक m into g जो हम करते हैं दैट इज वेट which is similar to mass into intensity. yes जब हम मास इनटू इंटेंसिटी लिखेंगे तो सॉलिड स्फीयर के अंदर इंटेंसिटी होता है gmr/r3. ये होता है
बस यहाँ पे स्मॉल r के पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो आपका जो फोर्स लगने वाला है वो लगने वाला है m इंटू g कैपिटल M x बाय क्या r। इसको थोड़ा हमेशा लिखे तो ये हो जाना चाहिए F इज इक्वल टू जी एम एम बाय आर क्यूब टाइम्स एन। ये सही है। Now look at this particular करना जो यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है। कैपिटल G इज कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, स्मॉल m मास ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज कांस्टेंट, सो द एंटायर टर्म इज कांस्टेंट। Can we replace this entire term with another constant? So let us say f को मैं लिख देता हूँ क्या, and तुम्हें पता है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स होगा। ये क्या आने वाला है, तो तुम्हारा मॉड f इज इक्वल टू क्या आ गया, जहाँ पे k जो है इस केस में वो क्या है GMM बाय r। ये सही है। Whenever the magnitude of the force is directly proportional to the displacement of the particle, then such kind of motion are known as linear simple harmonic motion, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं HHM। क्या बोलते हैं इसको, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम क्या बोलेंगे एसएचएम। और एसएचएम का मतलब ये है कि पार्टिकल अब क्या करेगा, पार्टिकल जब यहाँ से रिलीज होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ट्रैवल करेगा, ओ पे पहुंचेगा, तो टेक्निकली ओ पे इंटेंसिटी 0 है तो उसको रुक जाना चाहिए, पर रुकेगा इसके लिए नहीं, बिकॉज ऑफ द सेकंड, बिकॉज ऑफ द फर्स्ट न्यूटन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। इट हैज सम वेलोसिटी, because it has some velocity it will continue to move downward, but यहाँ पे जैसे जाएगा तो धीरे धीरे करके उसको ग्रेविटी पुल वापस ऊपर की तरफ करता है। तो कभी ना कभी ऐसा पॉइंट होगा कि ये पॉइंट पे आएगा और रुकेगा, और जैसे रुकेगा सडनली वो ऊपर लाइक अ स्प्रिंग ऊपर जाएगा, तो वापस ऊपर जाएगा, ऊपर पहुंचेगा, उसको लगेगा मैं रुकू, पर तब तक देर हो चुकी होगी, वापस ऊपर जाएगा और अब वापस पी पे पहुंचेगा। सो पी ओ पी डैश, पी डैश ओ पी, और अब ये करेगा ऑसिलेट लाइक अ स्प्रिंग। सो क्योंकि ऑसिलेट करेगा इसीलिए हमने इसका नाम दिया लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिक्स जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे। इसका नाम एसएचएम या ऑसिलेशन रखा है ना बेटा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि कौन सा मोशन एसएचएम होता है वो अभी आपको मैंने सिखा दिया। जब भी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ये अगर आप प्रूव कर दो ना कोई भी क्वेश्चन, तो आप बोल सकते हो कि वो पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है। हाँ, अगर मैं डेरिवेशन में गलती से मेरा ये मॉड f इक्वल टू k x के बजाय k बाय x आता, k x स्क्वायर होता, k रूट x होता, तो 100% वो एसएचएम नहीं, कुछ समझा। तो एसएचएम की कैरेक्टरिस्टिक ही क्या है, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, रियलिटी में जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो f रहता है ना, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज Fr is equal to minus K. That's the actual एसएचएम इक्वेशन। Fr को बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, Fr को क्या बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स, एंड माइनस साइन की वन उसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। मान लो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है और तुमने एक ऑब्जेक्ट को रखा ऐसा, यहाँ पे स्प्रिंग है जो अपने नेचुरल लेंथ पे है, ये रेस्ट पे है, तुमने क्या किया, अभी ये उसके मीन पोजीशन से उसको डिस्प्लेस किया एंड यू रिलीज, एज सून एज यू रिलीज इट देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये ऐसे जाएगा, सही। तो स्प्रिंग अब क्या तुम्हारी अभी स्ट्रेच पोजीशन में, अभी कैसे जाने वाली है, वो कंप्रेस है ना, और जैसे वो यहाँ पहुंचेगा तो उसको लगेगा मैं रुक जाऊं, पर रुक नहीं पाएगा क्योंकि इट हैज सम वेलोसिटी, तो वो और अंदर जाएगा और फिर वापस बाहर आएगा, और एक कांस्टेंट मोशन ऐसा होता है, तो समझा। अब इसमें क्या हो रहा है, जब भी ये बाहर की तरफ जा रहा है तो स्प्रिंग उसको पुल अंदर की तरफ कर रही है, और जब भी अंदर की तरफ जा रहा है
तो स्प्रिंग उसको कुछ बाहर निकाल सकती है, कुछ समझा? So whenever the particle is going right, the force is getting inward, and whenever the particle is going inward, the force is pushing us outside. So the restoring force, restoring why? Because it is trying to restore it to original position. इसलिए restoring नाम है. The restoring force is opposite to displacement. So अगर राइट में जा रहा है तो लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में जाएगा तो राइट में आएगा. इसलिए कौन सी साइन आएगी यहाँ पे? और यही चीज इसमें भी होगी, अगर आप समझ में आ रहा होगा. क्योंकि जैसे नीचे जाएगा तो ग्रेविटी इसको कैसे पुल करेगी अप, जैसे ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी कैसे पुल करेगी डाउन. तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ऑपोजिट. इसलिए हमारा ये कौन सा टाइप का मोशन हुआ बेटा? लीनियर सिंपल हार्मोनिक. सबको समझा? अंकित सर, ये k जो है वो k को क्या बोलेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पे आपने बोला ना ये रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू क्या हुआ? माइनस kx. इस k को बोलते हैं, ये k का नाम है, k का नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट. k का क्या नाम है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट. When there is a spring involved, when there is a spring involved. If there is no spring, like क्या यहाँ पे spring है क्या? फिर भी SHM हो रहा है ना, तो जरूरत नहीं है कि SHM के spring होनी है. There are multiple SHM जो आप फ्यूचर में पढ़ोगे. आपने ये खुद घर पे भी ट्राई करा होगा. मान लो कि पानी है और पानी में आपने छोटा सा कोई मग जैसा कुछ लिया और आपने उसको ऐसे थोड़ा सा पुश करके छोड़ दिया, तो ऐसे SHM. Yes or no? That is also SHM. आप इसका भी टाइम पीरियड फ्यूचर में निकालोगे, ये समझा? हाँ, ये कभी करने वाला. तो इसका दूसरा नाम है, तो सेकंड नेम है रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट. तो सेकंड नेम इज रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ k इन SHM जो फ्यूचर में प्रूव करोगे, इसका फॉर्मूला होता है m ओमेगा स्क्वायर. So what is the formula for k? m omega square. Guess करो m क्या है? Okay, very good, बहुत बढ़िया. ओमेगा क्या है? एंगुलर. सर आपने पढ़ा था एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड. अच्छा, एंगुलर स्पीड वर्ड कब आता है? जनरली एंगुलर स्पीड का वर्ड कब आना चाहिए? जब पार्टिकल ऐसे जा, सही है ना? सर्कुलर मोशन. इसलिए तो एंगुलर स्पीड आई. Is the particle performing angular मतलब circular motion? कर रहा है क्या? वो तो उल्टा ऐसे जा रहा है ना. तो angular speed इस केस में यूज करना नाम के तौर पे थोड़ा गलत है. इसीलिए हम ओमेगा का नाम थोड़ा चेंज करें. SHM में ओमेगा is not angular speed but it is angular frequency. अच्छा, नाम चेंज हुआ है, काम कोई याद रखना. समझा? तो नाम हमने क्या कर दिया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी. बट ओमेगा अभी भी क्या है? 2 पाई बाय t या 2 पाई n. ये फॉर्मूला कभी चेंज. ओके, सो पहली चीज क्या समझा? हमने प्रूव किया कि फोर्सेस क्या है? kh. बट इट इज सिमिलर इक्वेशन ऑफ किसका? linear simple harmonic motion. So what is the particle का motion? SHM. Because it is SHM, तो k का वैल्यू जनरली क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर. m ओमेगा का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई बाय t. If this is equation 1, this is equation 2, this is equation 3. If I look at k gmm by r cube and k is also क्या? m ओमेगा स्क्वायर. क्या मैं 2 and 3 को इक्वेट कर सकता हूँ? If I equate 2 and 3 तो क्या हो जाएगा बताओ? Can we say m omega square is equal to g capital M small m by क्या? अगर ध्यान से देखोगे तो स्मॉल m और स्मॉल m कट हुआ. क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ओमेगा का अंडर रूट ले रहे हैं यहाँ पे? डिवाइडिंग ओमेगा का अंडर रूट तो हो जाना चाहिए अंडर रूट ऑफ dm by r square into 1 by r. चलेगा ना? बट dm by r square तो स्मॉल g है ना, ये हो जाएगा स्मॉल g बार. कुछ समझा नहीं समझा? तो ओमेगा कितना हो जाएगा? स्मॉल g बार. बट ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय t. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय t. तो अगर 2 पाई बाय t यहाँ पे लिख दे तो क्या है? अंडर रूट ऑफ g बाय r आएगा. Therefore t की वैल्यू कितनी है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या आ गया? That's the time period जो मैं फाइंड करना चाहता हूँ. Now
Do you know the radius of the earth? 6,400 into 1000, सही है ना? अपॉन g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, कट हो गया, 100 बाहर आ जाएगा, 64 भी बाहर आ जाएगा, साथ ही 1605 सेकंड बोल चलेगा। 605 को हम डिवाइड कर देते हैं 1605/7 मिनट की। अभी तक ये कुछ करवाया था आपने, ये सम आपने करवाया था, मैं बताता हूँ सम कुछ ऐसा था। What should be the angular speed of the earth so that the particle at the equator becomes weightless? याद आया? तो g dash को g डाला था, फिर g minus omega square r को equal to 0 किया था, वहां से कैलकुलेट किया था और करके आंसर आया था 84.6। सेम आंसर है। ये आप आंसर बहुत बार देखने वाले, ये दूसरी बार देखा और 3-4 क्वेश्चन में देखा। सो 84.6 मिनट रट लेना कौन कौन सी सिचुएशन में। पहले कब आया था? वेटलेसनेस के लिए एट द इक्वेटर। अब कब आया? उसको नॉट टू साथ कभी भी ऑसिलेट करवाना हो पार्टिकल को तो क्या करना है? 84.6 मिनट। 84.6 minutes the time period of particle. That means if the particles transfer from P, it will return back to P in 84.6. समझा? That's the meaning of time period. मतलब P to O, O to P dash, P dash to O, O to P. ये पूरा मिला के 84.6 मिनट। कुछ समझा? Yes. अब रियलिटी में जब आए, समझो, when we come back to the reality, what is reality? कि सर एक्चुअल में थोड़ी ये उसको ऑपोजिट फोर्स मिलेगा ही। अगर हम वैसे भी बात करें, don't you think it is going to be something जो अपोज करेगा उसको? अगर हम अज्यूम करें यहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स ऐसा कुछ तो होगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे स्प्रिंग को ऑसिलेट कर रहा हूँ तो उसका कांटेक्ट सरफेस के साथ है ना, और जब सरफेस के साथ रुक जाओ, सरफेस के साथ है तो सरफेस का फ्रिक्शन ही है ना। तो तुम रियलिटी में जब स्प्रिंग को ऐसा ऑसिलेट करवाओगे, डोंट यू थिंक आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम इट शुड स्टॉप? यस। इसीलिए दिस टाइप ऑफ मोशन कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे टाइप ऑफ मोशन में जिसको हम बोलते हैं डैम्प्ड हार्मोनिक मोशन या डैम्प्ड मोशन। डैम्प्ड का मतलब क्या होता है? जिसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे करके कम होता जाता है और फिर वो एक पॉइंट पे आके रुकेगा। ऐसे टाइप के इक्वेशन जो बनते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते, f = kx नहीं होता, उसके साथ कुछ और भी आता है। वो बनता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनता है? जिसमें डेरिवेटिव के सेकंड वेरिएबल है, फर्स्ट वेरिएबल है एंड कांस्टेंट है, कितना बड़ा होगा जिसको इंटीग्रेट करने के लिए कुछ अलग करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली ये भी आपको एडवांस में है।